गुफा के अंदर आते वक्त जब शिवेश ने देखा कि वहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा, पूरी गुफा में सन्नाटा छाया हुआ है, तो उसे पूरी तरह से यकीन था कि ये कोई जाल बिछाया गया है। फिर एक छोटे से कीड़े का उसके आसपास घूमना शिवेश को यकीन हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही शिवेश ने ऊपर की ओर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उस गुफा की छत पर करोड़ों की तादाद पर टिड्डे बैठे हुए हैं, जिनकी आवाज भी नहीं आ रही। शिवेश उन टिड्डों को देख ही रहा था कि तभी अचानक से सारे के सारे टिड्डे शिवेश पर एक साथ हमला करते हैं। एक पल के लिए शिवेश को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। एक साथ इतने सारे कीड़ों का हमला, जैसे कोई खतरनाक तूफान आया हो और वो तूफान उसे अपने साथ ले जाएगा। ये देख शिवेश के मुंह से जोर से चीख निकल जाती है, नहीं! फिर वो अपने दोनों हाथ अपने मुंह के सामने लेकर अपना मुंह कवर करता है। तभी उसकी अंगूठी में से एक रोशनी निकलती है और वो रोशनी एक ट्रांसपेरेंट कवच की तरह उसके आसपास फैल जाती है, जिससे टकराकर वो टिड्डे दूर गिर जाते हैं। जैसे ही इतने सारे टिड्डे उससे टकराते हैं, एक जोरदार आवाज होती है, जैसे कोई गैस की टंकी फट गई हो या कोई बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ हो। वो आवाज गूंजते हुए पूरे जंगल में फैल जाती है, जिसे सुनकर वैदेही और मितांश घबरा जाते हैं। उनकी घबराहट इतनी बढ़ जाती है कि उनके हाथ पांव कांपने लगते हैं। उन्हें डर था कि कहीं उनके बड़े भाई के साथ कोई हादसा ना हो गया हो। उस कवच से टकराकर कई टिड्डे मर जाते हैं, तो कई टिड्डे फिर से शिवेश पर हमला करते हैं, लेकिन कोई भी शिवेश को छू नहीं पाता और वो टिड्डे फिर से शिवेश से टकराकर कहीं दूर गिर जाते हैं। ये देख शिवेश एक लंबी सांस लेता है। उसे एक पल के लिए तो लगा था कि वो अब खत्म हो जाएगा। उसने बहुत नजदीक से अपनी मौत देखी थी, लेकिन इतना सब होने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ में पहनी हुई समय चक्र की अंगूठी उसे वो ताकत दे सकती है जिसका उसे अंदाजा भी नहीं है। अचानक से सारे टिड्डे शांत हो जाते हैं और गुफा की दीवार पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी फिर हेलन आती है। हेलन हमेशा की तरह सफेद टिड्डे के रूप में शिवेश के आसपास घूमती है। हालांकि इस बार वो शिवेश से काफी दूर थी, क्योंकि उसके आसपास एक ट्रांसपेरेंट कवच बना हुआ था, जिसे हेलन देख पा रही थी, महसूस कर पा रही थी। हेलन पहले शिवेश के 2 चक्कर लगाती है और फिर धीरे धीरे एक खूबसूरत लड़की का रूप ले लेती है। शिवेश उसे हैरानी से देखता रहता है। फिर हेलन मुस्कुराते हुए शिवेश की आंखों में देखती है और कहती है, तुम्हें देखकर तो हमें तुमसे मोहब्बत सी हो गई है। मोहब्बत के बारे में तो जानते होगे ना तुम। सुना है तुमने भी किसी से बेइंतहा मोहब्बत की है। इतना कहकर हेलन चुप हो जाती है। तब शिवेश उससे कहता है, खूबसूरत तो तुम बहुत हो और बात मोहब्बत की भी कर रही हो, तो तुम प्यार से ही बता दो, तुम चाहती क्या हो। शिवेश ने बिना घुमाए फिराए सीधा सीधा हेलन से पूछ लिया था कि वो क्या चाहती है। हेलन ने भी शिवेश की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और फिर जोर से हंसते हुए वो कहती है, जो तुम चाहते हो वही मैं चाहती हूँ। बस फर्क इतना है कि तुम मुझे नहीं जानते और मैं तुम्हें नहीं जानती। शिवेश भी हंसते हुए हेलन की बात का जवाब देते हुए कहता है, जान पहचान बढ़ाने का भी खूब निराला तरीका निकाला है। पहले मुझे ये बताओ कि राजकुमारी निधि कहाँ है, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। शिवेश की यह बात सुनकर हेलन तिरछी नजर से उसे देखती है और कहती है, सच ही कहा है किसी ने कि प्यार अंधा होता है। अब देखो अपनी मोहब्बत के आगे दोस्त को ही भूल गए। इतना सुनते ही शिवेश को अचानक से प्रीतम का चेहरा अपनी आंखों के सामने दिखाई देने लगता है। कहीं ना कहीं वो प्रीतम के लिए भी बहुत परेशान था, लेकिन उसे यह लगता था कि प्रीतम उसको धोखा दे रहा है। प्रीतम ने उसे धोखा दिया है, इस वजह से उसने प्रीतम के बारे में जानने की कोशिश नहीं की थी। शिवेश ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, क्या तुम प्रीतम के बारे में बात कर रही हो? तब हेलन हंसते हुए शिवेश से कहती है, हाँ, मैं तुम्हारे उसी दोस्त के बारे में बात कर रही थी, जो बेचारा एक लंबे समय से मेरा कैदी बना हुआ है और तुम्हें तो उसकी परवाह भी नहीं है। हेलन की यह बात सुनकर शिवेश चीख कर कहता है, प्रीतम, प्रीतम, कहाँ हो तुम? त्रिशा, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? किसी की भी आवाज नहीं आती है। तब शिवेश गुस्से में हेलन को देखता है और कहता है, कहाँ है वो दोनों? बताओ, क्या किया है तुमने उनके साथ? उन्हें कुछ हुआ न तो? हेलन जोर जोर से हंसने लगती है। फिर शिवेश से कहती है, देखो, किसी के घर में आकर चिल्लाते नहीं है, इतना तो तुम जानते होंगे, और धमकी तो बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि जहां तुम आए हो तुम्हें उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है। शिवेश हेलन की बात अनसुनी करके इधर उधर देखने लगता है और फिर से चिल्लाने लगता है, त्रिशा, प्रीतम। शिवेश को इस तरह चिल्लाता हुआ देख हेलन कहती है, शांति, हम लोगों को इतने शोर शराबे की आदत नहीं है। ये तो देख ही लिया होगा तुमने, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी आवाज से इस पहाड़ के पत्थर ही गिरने लग जाएं, जिससे तुम्हारे भाई की लाई हुई फौज के सैनिक दबकर यूं ही बेचारे मर जाएं। अब शिवेश को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। उसने हेलन को गुस्से से देखा और अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बना ली।
फिर उसने हेलन से कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो? बताती क्यों नहीं त्रिशा और प्रीतम कहाँ है? तब हेलन शिवेश से कहती है, मैं तो तुम्हें सब बता दूंगी, पहले तुम बताओ ये त्रिशा कौन है? जहां तक मेरी जानकारी है वो तो राजकुमारी निधि है ना? हिरणपुर की राजकुमारी। हेलन की यह बात सुनकर शिवेश को एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया। वो त्रिशा को उसके असली नाम से पुकारने लगा था, जो उसे फिलहाल नहीं करना चाहिए था। लेकिन अपनी बात को संभालते हुए शिवेश ने हेलन से कहा, राजकुमारी निधि को मैं त्रिशा कहूं या कुछ और कहूं, तुम्हें इससे क्या? शिवेश की बात सुनकर हेलन अपने दोनों कंधे उचकाते हुए कहती है, हाँ, मुझे कोई फर्क तो नहीं पड़ता। मुझे तो बस इस बात से फर्क पड़ता है कि समय चक्र के छल्ले कहाँ हैं। तो मुझे वो दे दो और अपनी मोहब्बत के साथ खुशी खुशी यहाँ से चले जाओ। हेलन की बात सुनकर शिवेश खामोश हो जाता है, फिर कुछ सोचकर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा, सारे छल्ले मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं राजकुमारी निधि और प्रीतम को देखना चाहता हूँ। तुम उन दोनों को मेरे सामने लेकर आओ और मेरे हाथों से ये ले लो। इतना कहकर शिवेश ने अपनी जेब में हाथ डाला और उसमें बची हुई 2 रिंग हेलन को दिखा दी। हेलन को यकीन नहीं हो रहा था कि शिवेश इतनी जल्दी और इतनी आसानी से मान गया। उसने तुरंत ही अपने सेवकों को इशारा किया। उसके सेवक कुछ ही देर में त्रिशा और प्रीतम को अपने साथ ले आए। शिवेश ने जब हेलन के सेवकों का रूप बदलते हुए देखा था तो वो खुद भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। उन्हें देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रहे थे। वही काले मोटे अजीब लेकिन इंसान की तरह, जिनके शरीर पर कोई बाल नहीं और बड़े बड़े पंख थे। अपने सामने त्रिशा को देखकर शिवेश की आंखों में नमी आ जाती है। वो खुद पर से अपना काबू खो बैठता है। उसे लगता है कि वो तुरंत ही दौड़ते हुए जाए और त्रिशा को गले लगा ले। त्रिशा की हालत बहुत खराब थी, उसकी नजरें झुकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि न जाने कितने दिनों से उसने कुछ खाया नहीं है। तभी शिवेश का ध्यान उसके हाथ में पहनी अंगूठी पर गया, जिसे देखकर उसने एक लंबी सांस ली, क्योंकि कहीं न कहीं शिवेश के मन में यह विचार था कि उन्होंने कहीं त्रिशा से वो अंगूठी छीन तो नहीं ली। वहीं कुछ देर में प्रीतम भी उस जगह पर आ गया था। प्रीतम को भी उन इंसानों के रूप में टिड्डों ने पकड़ा हुआ था, जिनमें शैतानी शक्तियां थी। शिवेश ने वहां आने से पहले सुना था कि हेलन के कुछ सेवक बेहद ताकतवर हैं। उनके पास शैतानी शक्ति है, जिसका सामना करना एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। प्रीतम की हालत देखकर शिवेश को एहसास होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई थी। उसने अपने दोस्त प्रीतम पर शक किया, एक बार नहीं बार बार। अगर वो प्रीतम पर शक नहीं करता तो शायद वो प्रीतम को जान पाता और प्रीतम वहां कैसे फंसा इस बारे में भी उसको खबर होती। साथ ही वो प्रीतम को उस दलदल से निकालने की अपनी हर कोशिश भी करता। अभी तक त्रिशा ने नजरें उठाकर शिवेश की तरफ देखा भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि त्रिशा कुछ सुन समझ नहीं पा रही है। वो नजरें झुकाए एक कठपुतली की तरह खड़ी थी। अगर उसको सहारा नहीं दिया जाए तो वो भड़ाम से जमीन पर गिर जाएगी। अपने प्यार की यह हालत देखकर शिवेश को हेलन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तब शिवेश ने हेलन से कहा, सच में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने जो उसकी हालत की है तुम्हें उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। तब हेलन शिवेश की ओर कदम बढ़ाते हुए कहती है, वो जिंदा है, ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है क्या? पहले तुम अपना वादा पूरा करो। तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारे सामने प्रीतम और राजकुमारी निधि को ले आती हूँ तो तुम मुझे समय चक्र के सारे छल्ले दे दोगे। शिवेश जानता था कि उसने क्या किया है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो त्रिशा के बदले में कुछ भी करने को तैयार था। वो अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटता। तो फिर ये तो उसके लिए मामूली अंगूठियां थी जो समय चक्र से उसे मिली थी। उसने अपने हाथ में लिया हुआ डिब्बा हेलन की ओर बढ़ा दिया। फिर हेलन खुश होते हुए शिवेश से कहती है, तुमने जो हाथ में अंगूठी पहनी है उसे भी उतार कर दो। फिलहाल शिवेश के पास और कोई चारा नहीं था। वो उदास जरूर था, त्रिशा के लिए परेशान भी था, लेकिन डरपोक बिल्कुल नहीं। फिर भी उसने हेलन की बात मान ली। शिवेश का मन कह रहा था कि वो हेलन को धोखा दे और किसी भी तरह अपनी बात से मुकरकर अंगूठियों का इस्तेमाल करके त्रिशा और प्रीतम को लेकर वहां से चला जाए। साथ ही हेलन को अपनी लाई हुई समय चक्र की अंगूठियां ना दें, लेकिन वो किसी को धोखा दे, इस बात का उसका जमीर उसे इजाजत नहीं दे रहा था। जैसे ही हेलन शिवेश की ओर समय चक्र की अंगूठियां लेने के लिए बढ़ती है, वैसे ही राजकुमारी निधि धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगती है। हेलन और शिवेश के बीच में अब बस एक कदम का फर्क था। हेलन ने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया शिवेश के हाथ से समय चक्र की अंगूठियों को लेने के लिए, अचानक से एक तेज बिजली के समान रोशनी आती है, जिससे हेलन दूर जाकर गिरती है। जिस तरफ से वो रोशनी या चिंगारी आई थी, उस तरफ देखने पर पता चलता है कि वहां राजकुमारी निधि खड़ी है, जिसकी आंखों में एक अलग ही तेज था। 2 पल पहले जो उदास और बीमार दिख रही थी, वो अब एक योद्धा की तरह दिखाई दे रही थी। राजकुमारी निधि को अपने ऊपर वार करता देख हेलन चौंक जाती है। उसे लगता है कि वो उसी वक्त राजकुमारी का कत्ल कर दे, जिसके लिए वो तैयार भी थी।
वो तुरंत ही खड़ी हुई। उसने अपने दोनों हाथों की हथेली खोली और फिर उसकी हथेली से काला धुआं निकलने लगा, जिसे देखकर शिवेश घबरा गया था। आखिर क्या था वो काला धुआं? क्या होगा राजकुमारी निधि के साथ? क्या शिवेश अपने प्यार और दोस्त को बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहें समय योद्धा फौजी।